जय श्री राम। तो आज हम फिजिक्स का 2024 का सेट 2 करेंगे, यूपी बोर्ड का कोर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स इतना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। ये पूछना। देखो, ये कह रहा है एक्चुअली कि ओके, एक सेकेंड। ये कह रहा है कि एक छोटे से आयतन में जो है विद्युत आवेश वितरित है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं क्यों। इसको पहले हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से घेर दिया, तो कुछ विद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा इसमें से ऐसे। फिर मैं कह रहा हूँ इसको मैंने बड़े वाले से 4 सेंटीमीटर के गोले से घेर दिया। क्या फ्लक्स बदलेगा? क्या उतनी ही बल रेखाएं नहीं निकलेगी? फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे उसको 2 सेंटीमीटर वाले से घेरो, चाहे 4 सेंटीमीटर वाले से घेरो, चाहे 4000 सेंटीमीटर वाले से घेरो, फ्लक्स तो सेम रहेगा, उतनी ही बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, तो वो 10 वोल्ट मीटर ही रहेगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? अगर आवेश जो है वो गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर उसकी गति त्वरित होगी तो फिर तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। अभी क्योंकि ये नहीं बताया कि वो एक समान रूप से गति कर रहा है या त्वरित है, इसलिए हम कहेंगे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब अगला देखिए, निर्वात में संचरित होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग। ये समीकरण दिया विद्युत क्षेत्र की, ये चुंबकीय क्षेत्र की। इसमें से पूछ रहा है इनके लिए कौन सा जो है वो सही होगा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो अनुपात होता है वो होता है प्रकाश की चाल c के बराबर। अब जो ओमेगा है कोणीय आवर्ती, वो होती है 2 पाई न्यू, यानी आवर्ती। और न्यू के लिए फॉर्मूला होता है, न्यू बराबर होता है c बाई लैम्बडा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई c अपॉन लैम्बडा। और जो k होता है मेरा, k होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो अगर मैं ओमेगा को k से डिवाइड करूं तो 2 पाई बाई लैम्बडा से 2 पाई बाई लैम्बडा कट जाएगा, बचेगा क्या? c, यानी प्रकाश की चाल, यानी c बराबर ओमेगा बाई k भी हो जाएगा। तो अगर इसको मैं c की वैल्यू ये लिखूँ ओमेगा बाई k, तो जगह ई नोट अपॉन बी नोट बराबर ओमेगा बटा k, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ई नोट इंटू के बराबर बी नोट इंटू ओमेगा। ये हो जाएगा सही। तो ये कोई ऑप्शन है क्या? ई नोट इंटू के बराबर बी नोट इंटू ओमेगा, यही सही है, पहला ही ऑप्शन गएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है। उभयोत्तल लेंस मतलब जो दोनों तरफ से उत्तल लेंस है, ऐसा ये उभयोत्तल लेंस है। इसका अपवर्तनांक क्या है? n बराबर 1.2। और इसको कह रहा है कि दोनों सतह उत्तल है, यदि इसको इतने अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो ये क्या कार्य करेगा। अब देखो, जल का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया, इसको बाहर जो है, इसके बाहर क्या है? जल है, इसका अपवर्तनांक क्या है? n बराबर 1.33। अगर बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो लेंस के पदार्थ से तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। मतलब है ये उत्तल, पर काम कैसे करेगा? काम करेगा ये अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति काम करेगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है? पानी है, जिसका अपवर्तनांक इसके खुद के अपवर्तनांक से क्या है? ज़्यादा है। और अवतल लेंस जो है वो क्या होता है? होता है अपसारी। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल उत्तल होता है अभिसारी। अभिसारी का क्या मतलब है? अभिसारी का मतलब है जो प्रकाश को कन्वर्ज करे। क्या करे? कन्वर्ज करे, मतलब लेंस रख दिया तो प्रकाश को एक जगह मतलब इकट्ठा करेगा। और जो अपसारी होता है, अपसारी क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। तो वो क्या कार्य करेगा? एक अपसारी लेंस की भांति, एक अपसारी लेंस की भांति वो कार्य करेगा। अब अगला कह रहा है समीकरण E बराबर पी सी, जहाँ पी संवेग है, E जो है प्रकाश की चाल है, में E ऊर्जा है, पी संवेग है, यह समीकरण लागू होगा। सिंपल सी बात है, ये समीकरण केवल उन पे लागू होगा जो C
यानी प्रकाश के वेग से चल सकते हैं। और कोई भी द्रव्यमान युक्त कण प्रकाश के वेग से नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन गलत, इलेक्ट्रॉन के लिए गलत, फोटोन के लिए, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये सही है। ना तो इलेक्ट्रॉन ना फोटोन, तो फोटोन के लिए लगेगा और इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगेगा। फोटोन क्या होता है? प्रकाश का कण जो कि चल सकता है। भाई प्रकाश है तो प्रकाश की चाल से चलेगा ही, और वो नहीं चलेगा कौन चलेगा? तो फोटोन के लिए काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा आगे चलते हैं। पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, और ये डिफ्यूजन अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो अग्रदिशिक बायस में, पश्चिदिशिक में, बायस नहीं किसी में। देखो अग्रदिशिक बायस क्या होता है? ये होता है अगर जो भी मेरा पीएन संधि डायोड है, ये पी और ये एन, थोड़ा अच्छे से बन जाए भाई, ऐसा मत कर, ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा है। ये पीएन संधि डायोड है। अगर पी क्षेत्र को मैं उच्च विभव से जोड़ दूं, ऐसे बोले कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, और एन क्षेत्र को निम्न विभव से जोड़ दूं, ठीक है, इसको बोलते हैं अग्रदिशिक बायस। इसमें क्या होता है? कोटर पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में, मतलब डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें जो होता है डिफ्यूजन करंट होता है मेनली, यानी विसरण धारा, हिंदी में विसरण, हाँ विसरण धारा, विसरण धारा। पी क्षेत्र में क्या होता है? देखो अगर ऐसे बनाए, ये पी क्षेत्र में मोस्टली इसमें कोटर है, ये एन यानी होल्स, और एक दो करके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। एन क्षेत्र में मोस्टली मुक्त इलेक्ट्रॉन है और एक दो करके जो है कोटर भी है। अब जब हम इसको ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो पॉजिटिव जो है इस पे फोर्स लगाएगा, चल इधर कूद जा, बाकी बाद में समझाऊंगा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूद जाएंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा? मुख्य जो आवेशवाहक है उनकी वजह से धारा बहती है, जिसको बोलते हैं हम विसरण धारा। लेकिन छोटी सी एक करंट इनकी, ये इधर के जो अल्पसंख्यक वाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इधर के जो अल्पसंख्यक वाहक है कोटर, इनकी वजह से भी एक छोटा करंट बहता रहता है, जिसको बोलते हैं विसरण धारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ये अग्राभिनत है, यानी पी क्षेत्र पॉजिटिव टर्मिनल से, एन क्षेत्र निगेटिव टर्मिनल से, इसमें विसरण धारा जो है ज़्यादा होती है। किससे? क्या नाम है इसका? अपवाह धारा से, अपवाह धारा से। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर पी क्षेत्र को जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ूं, इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे, अगर पी क्षेत्र को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ूं, एन क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूं, तो ये जो मुख्य आवेश वाहक है ये तो गति नहीं कर पाते, ये जो अवक्षय परत है ये और चौड़ी हो जाएगी, ये गति नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में केवल क्या होता है? उस कंडीशन में केवल अपवाह धारा ही होती है, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि वो क्या हो? अग्रदिशिक बायस हो, ठीक है, फॉरवर्ड बायस। और अगर रिवर्स बायस हो तो होती केवल क्या? अपवाह धारा ही होती है, विसरण धारा होती ही नहीं पॉजिटिव बायस में, और बायस नहीं है तो धारा कहाँ से आएगी? अच्छा अब अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध के लिए समीकरण लिखो। विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। देखिए जो है, पहले अपवाह वेग के लिए मेरे पास दो समीकरण है। एक तो है I बराबर एन ई ए और वी डी अपवाह वेग, यहाँ से वी डी बराबर क्या हो जाएगा? I बटा एन ई ए। दूसरा क्या होता है? मुझे पता है वी डी अपवाह वेग बराबर होता है ई, केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसे माइनस का चिन्ह भी लगाना है अगर जो है वेक्टर लगाया, सदिश बनाया, और टो जो गया है उस क्रांतिकाल बटे एम, ठीक है। ये दो समीकरण है अपवाह वेग के लिए। अब जो विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता उल्टी होती है किसकी? विशिष्ट प्रतिरोधकता की, ठीक है। और हमें पता है आर बराबर होता है रो एल बटा ए, प्रतिरोध बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता उसकी लंबाई बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रो बराबर आर ए बटा एल, यानी कि अब अगर इसको उल्टा करूँ तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर ए,
और जो प्रतिरोध है आर, प्रतिरोध आर पता है मुझे, वी बटा आई होता है। और जो वी होता है, वी बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू एल, वी बराबर ई एल बटा आई। तो इसको अगर थोड़ा सा पलटू तो सिग्मा बराबर एल अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, ई एल अपॉन आई और ए। तो एल से तो एल कट जाएगा, ठीक है, और ये आई ऊपर चला जाएगा, तो आई अपॉन ए ई। और आई बटा ए क्या होता है, आई बटा ए होता है जे बटा ई, ये हो जाएगा। यानी विशिष्ट चालकता क्या है, धारा घनत्व बटा ई। अब इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, सिग्मा बराबर क्या हो गया, जे अपॉन ई। तो ई की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, इधर से ई बराबर लिख दूंगा जे अपॉन सिग्मा। तो इधर ये इधर, और ई की वैल्यू इधर रख देंगे, वी डी बराबर ई और जे अपॉन, बहुत ज़्यादा घुमा के ले आया मैं, ये डायरेक्ट भी बता सकता था ये होता है, लेकिन सोचा थोड़ा घूमोगे अच्छा रहेगा, चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो ई की वैल्यू क्या लिख देंगे, जे अपॉन सिग्मा और टाउ बटा एम, ऐसे कैसे ही, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया इसमें, अपवाह वेग में और विशिष्ट चालकता में। एक्चुअली अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो ये जे है ना, धारा घनत्व, इसके अंदर भी एक वी डी है। देखो अगर ये जो आई को मैं ए से डिवाइड कर दूँ, ए से, तो क्या बचेगा, एन ई वी डी, और यही तो जे होता है। तो वी डी अभी इस टर्म में है, तो वी डी बराबर ई गुणा जे की जगह क्या लिखेंगे, एन ई वी डी, और बटे इधर सिग्मा और टो बाई एम। तो वी डी से वी डी कैंसिल ही हो जाएगा ये तो सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर होगा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। अच्छा अब इस समीकरण को लीजिए, वी डी बराबर ई ई टो बाई एम, और इस समीकरण को लीजिए, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बाई एम, डिवाइड कर दीजिए। तो इधर वी डी अपॉन सिग्मा हो जाएगा, और इधर इधर क्या है, ई ई टो बाई एम, ई ई टो बाई एम, और इधर है एन ई स्क्वायर टो बाई एम। तो टो बाई एम से टो बाई एम कैंसिल हो जाएगा, एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी डी में मल्टीप्लाई कर देते हैं एन ई की क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर सिग्मा और इंटू ई, ये हो गया। यानी कि सिग्मा ई को भी डिवाइड में ले जाओ, सिग्मा बराबर एन ई वी डी और बटा ई, ये रिलेशन आ गया, बहुत ज़्यादा घूम फिरा गया है, ये रिलेशन आ गया है चालकता में और क्या बोले इसको, अपवाह वेग में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और चालकता में ये रिलेशन है। एक्चुअली जो वी डी बटा ई है, इसी को हम बोलते हैं गतिशीलता या म्यू, और ये होता है सिग्मा बराबर एन ई म्यू, ये भी एक रिलेशन होता है। एक्चुअली मुझे सिर्फ इतना करना था, मैंने जानबूझ के इतना घुमाया, पहले ये बता देता, फिर बता देता म्यू बराबर होता है वी डी बटा ई, और वहाँ से ये रिलेशन आ जाता सीधा, है ना। अभी एक चीज़ पता, मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं रोका, इस टर्म को देख के क्या लग रहा था कि भाई वी डी और जो ये है सिग्मा यानी चालकता, ये एक दूसरे के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन वैसा नहीं है, ये एक दूसरे के अनुत्क्रमानुपाती है। क्योंकि देखिए अगर एक कांस्टेंट विद्युत क्षेत्र लगाया, एक कांस्टेंट अगर हमने विभवांतर लगाया, तो एन और ई तो कांस्टेंट ही होते हैं, तो ये सब कांस्टेंट हो गया, तो एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। देख लो, हम मुझे भी नहीं पता अब कहाँ कहाँ से घूम घूम के हम किधर किधर आ गए हैं, बट हाँ ये मेरा आंसर है। डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्या है, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी पथ के अनुदिश जो है बंद समाकलन, बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, उस पथ से बहने वाली धारा का म्यू नोट गुना होता है, ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अच्छा अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी बंद पथ या परिपथ से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र
का रेखीय समाकलन, ये इसको एल लिख सकते हो रेखीय समाकलन दर्शाने के लिए, और ये इसका मतलब होता है बंद रहता। रेखीय समाकलन है उससे प्रवाहित कुल धारा का जो है म्यू नोट गुना होता है। ठीक है, और उसके नीचे ये लिखना है नियम, गणितीय रूप। ठीक है, तो ये डेफिनेशन वगैरह सब बुक से देख लिया करो, इतना मुझसे मत लिखवाओ। अच्छा, अगला देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में निकालिए। एक्चुअली क्लास 10th का क्वेश्चन है, 12वीं में इसको पूछने का कोई मतलब नहीं है। 1 है 1 किलोवाट घंटा, ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अगर तुम 12वीं क्लास में हो तो तुमको पता ही होना चाहिए। राइट। अच्छा, अगला है स्वयं प्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालिए। तो देखो, स्वयं प्रेरकत्व के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर माइनस ई बाई डी आई बाई डी टी। ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रा क्या है, वोल्ट बटे ये धारा एम्पियर, और प्रति सेकंड है तो उसको ऊपर दे जाता है, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ये मात्रा होगा। वोल्ट V बराबर क्या होता है, W बटे Q। ठीक है, यानी कि जूल बटे कूलम। और जूल की विमा क्या होती है, जूल की विमा होती है ml की 2t-2, और कूलम Q बराबर IT से इसकी विमा क्या होती है AT। तो वोल्ट की तो ये होगी, वोल्ट के लिए तो ml की 2 और t हो जाएगा -3 और a -1, ये हो गया वोल्ट। सेकंड के लिए एक टी आ जाएगा और नीचे एम्पियर के लिए एक ए आ जाएगा। तो वी में हो जाएगी ml की 2, टी की भी -2 बचेगी और ए की है -2 हो जाएगी। ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये विमीय सूत्र हो गया किसका, विमीय सूत्र समीकरण, जो भी बोलो, स्वयं प्रेरकत्व का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n/2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। देखो, nवी कक्षा में आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु में, किसमें, हाइड्रोजन परमाणु में nवी कक्षा में होते हैं En बराबर -13.6 बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दूसरी कक्षा में पूछिए तो n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ई दूसरी कक्षा में हो जाएगी -13.6 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेकंड दो अकेला। 2 का स्क्वायर 4, 4 से भाग कर दिया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेपर में क्वेश्चन ऐसे दबा दबा के आता है। ठीक है, छोड़ देना। अरे अंधेरा हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया फोन का। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तरंग का तरंगाग्र क्या होता है, तरंग का तरंगाग्र, देखो तुम कभी पानी से भरे किसी जगह जैसे तालाब वगैरह में पत्थर फेंको तो जो गोल गोल ये बन के चलते हैं, दिखाई देते हैं ना, ऐसे फैलते फैलते जाता है, वही तरंगाग्र होता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा पृष्ठ जिस पर तरंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा लिखना है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगे समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, वेव फ्रंट कहलाता है। क्या होना चाहिए, हर एक तरंग जो समान कला में, जैसे कोई एक पॉइंट सोर्स है, जैसे तुम्हारा जो पत्थर होता है वो क्या होता है, पॉइंट सोर्स है, तो उससे तरंगे निकलेगी। जैसे पानी में तो केवल उसके समतल पे निकलती है, लेकिन पॉइंट सोर्स से 3D में निकलेगी तो उसका तरंगाग्र क्या होगा, एक गोला होगा, एक गोला। पॉइंट टू बी नोटेड कि तरंग की जो चलने की दिशा होती है उसके हमेशा क्या होता है, ये तरंगाग्र लंबवत होता है। अगर मान लिया
अनंत से प्रकाश आ रहा है, जो कि क्या होती है, समांतर किरणें आती है, तो उसका तरंगाग्र क्या हो जाएगा, एक समतल हो जाएगा। अगर कोई लाइन सोर्स है तो उसका तरंगाग्र जो होता है एक सिलेंडर की आकृति में होता है, उस तरीके से उसकी तरंगे जाती है। ओके, तो इसने तो खाली डेफिनेशन पूछी थी। तो ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर तरंगे समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ये रहा, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच एस खुला हो या बंद हो। देखो, जब एस खुला है, खुला का मतलब है ऑफ, भाई अलग अलग है तो ऑफ। तो देखो इधर से करंट आया, ढूं ढूं ढूं, इधर तो जा नहीं सकता, ये तो एक तरह से अनंत प्रतिरोध है, जंप तो कर नहीं सकता, ऑफ है, ये खुला है, तो क्या होगा, करंट ऐसा चला जाएगा। तो जितना करंट ऐसा आया उतना करंट ऐसे चले गए, तो ये दोनों प्रतिरोध क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में जोड़ दो, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 10 ओम, 10 ओम प्लस 30 ओम बराबर 40 ओम। कुल प्रतिरोध 40 ओम हो गया, तो धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर 20 वोल्ट है, 20/40 यानी कि 1/2 एम्पियर। दूसरी बात, जब ये स्विच जो है, जब ये स्विच मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, अब धारा आएगी जूम जूम 10 प्रतिरोध में निकली। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो है कि वो 30 ओम के प्रतिरोध के रास्ते में से जाए, दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि इधर से निकल के चली जाए, इधर तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो वो इसको जो है कहेगी तू भाड़ में जा, मैं तो इधर से निकल के चली जा रही हूँ। ये स्थिति ऐसी है कि कोई 0 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें, तो 10 ओम और बाकी और कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इस बार प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 10 ओम। धारा क्या हो जाएगी, जब बंद होगा धारा हो जाएगी 20/10 यानी कि 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार 1/2 एम्पियर, एक बार 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की समतुल्य, मतलब AMU के समतुल्य ऊर्जा में बतानी। देखो, वैसे मैंने इस क्वेश्चन की पिछले साल एक शॉर्ट भी बनाई थी। देखो, एक AMU जो होता है, अरे यार क्या इतना भी गर्म नहीं है फोन, एक AMU होता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 kg करीब। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर mc²। ठीक है, उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27, ये kg में, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मात्रा स्क्वायर, ये ऊर्जा आ जाएगी जूल में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, फिर इसको जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 से भाग दे देंगे, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, और फिर 10 की पावर 6 से और भाग दे देंगे, तो ये एनर्जी जूल की जगह मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 931, करीब 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, दो चुंबक है, समान चुंबकीय आघूर्ण की, एक ऐसे है एक ऐसे है, और इतना जो है A1 की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इतना है, तो कुल विद्युत क्षेत्र बताना। देखो, इसको तुम एक तरह से विद्युत द्विध्रुव के जैसा लो। ठीक है, जैसे कि एक इधर होगी चुंबक और दूसरी इधर होगी, ये बिंदु P है, तो बिंदु P इस वाले की ये A1 है और ये A2, इस वाले की तो क्या है, अक्षीय स्थिति में है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बोल देगी, ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस वाले की क्या है, ये निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में इधर नॉर्थ है, साउथ इधर है, और नॉर्थ इधर है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वो इस दिशा में होगा। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। ये पहले वाला जो है इसने हमें दिया ही है, वो कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। ठीक है, दूरी सेम है, दूरी दोनों की D है, इसकी भी D है, इसकी भी D है। तो देखो, जो निरक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र जो भी होगा आधा होगा, हाफ। तो ये वाला अगर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला है, तो ये वाला 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला बच जाएगा। ठीक है, अब क्या है, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, इसको ऐसा समझो प्रॉब्लम को, दो वेक्टर जो है एक दूसरे के लंबवत है, ये है
1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला या 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। हमें कह रहा है परिणामी बताओ। परिणामी कैसे बताएंगे? परिणामी बताएंगे अंडर रूट, देखो जब 90 डिग्री का एंगल हो, सिंपल सिंपल सी बात है, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 3 तो सीधा बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा √5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। ओके, अच्छा कहाँ से था? यहाँ से था, ऐसे है। अच्छा एक बात और बता दूँ, सपोज दैट दो वेक्टर हो और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री ना होकर मान लिया कुछ भी एंगल है थीटा, तब उनको जोड़ना है, उनके परिणाम जोड़ना है। कैसे जोड़े? तो फॉर्मूला होता है रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। ये ab क्या है? उनके परिमाण है। अब देखो जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा टर्म कैंसिल हो जाता है, बचता है बस a² प्लस b² रूट में। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर अग्र धारा जो है वो 10 मिली एम्पियर बहती है। कितनी? 10 मिली एम्पियर बहती है। तो अग्र प्रतिरोध बताओ। देखो ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध होता है R बराबर V/I, 20 वोल्ट बटे कितना है? 10 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। अब 10 से तो 20 कट जाएगा 2 और ये ऊपर चले जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 3 और वोल्ट बटा एम्पियर हो जाएगा ओम। तो ये कितना हो गया? 2000 ओम हो गया। ये दोनों क्वेश्चन ना जब बच्चे पिछले साल स्टूडेंट्स पेपर करके आए थे, पिछले साल का इसी साल फरवरी मार्च, जब याद नहीं जब भी थे, तो जिस दिन पेपर करके आए थे उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भेजा था कि सर ये एक बच्चे ने कि ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन करके भेजिए ज़रा, तो मुझे अब भी याद है। तो ये देख लो, आई थिंक हो गए बस। तो यहाँ पर 3 के घ तक हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में शुरू करेंगे 4 के कैसे। तब तक दीजिए इजाज़त, बोलिए जय श्री राम।